जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, बहुत बड़ी एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ज़ाहिर बात है तार साहब, हम साउथ एशिया में बैठे हैं, हमारी नज़र तो अमेरिका की तरफ है। बिल्कुल जिस ठीक। तरह में अमेरिका के अंदर स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आती है, वही इसी अंदाज से देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? कहने में तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर सके, उनके हेल्थ के इश्यूज हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डेमोक्रेट पार्टी सोच रही है कि बाइडेन को किसी तरीके रिमूव कर दिया जाए। आप कैसे देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस एंड व्हाट हैव यू रेड आउट ऑफ दैट, ये जो अभी डिस्कशंस हुई हैं वहां पे? चीमा साहब, इस सारी डिबेट को आज डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 16 लोगों ने बाइडेन को तैयारी के लिए कुछ दिनों के लिए वो तैयारी करा रहे थे। और इस डिबेट से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ड्रग टेस्ट के बारे में कहा था कि वो ड्रग टेस्ट कराना चाहते हैं, और लेकिन वो दूसरी तरफ से उनको मजाक कर दिया। लेकिन यहाँ देखने वालों को यह बताना बहुत जरूरी है कि ये जो आज की डिबेट है, इस पे सारी टर्म्स जो थी वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी, और सारी की सारी जो थी डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एग्री की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाइडेन को स्टेज पर लेकर आना, क्योंकि उनके बारे में आपने देखा होगा वो 2 कदम भी चलने से कासर है। आज जो मैं इसको पहले सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि सीएनएन एक फार लेफ्ट डेमोक्रेट चैनल है, जो हमेशा लिबरल प्रेसिडेंट्स को डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स के लिए शील्ड प्रोवाइड करता है। यहां तक बल्कि मुझे अभी याद है कि हम लोग इसको सीएनएन को यहाँ पे क्लिंटन न्यूज नेटवर्क कहते हैं हमेशा, क्योंकि ये फार लेफ्ट पे है। जैक टैपर थे, डाना बैश थे, मैं खुद इनके प्रोग्राम में जा चुका हूं। दोनों जूश अमेरिकन हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों फार लेफ्ट से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेट से इनका रिलेशनशिप है, ताल्लुक भी है, और इन्होंने जाहिर सवाल भी इन्होंने पिक करने थे। बल्कि आज जो इस डिबेट के दौरान मैंने देखा है कि डाना बैश ने और जैक टैपर ने कई दफा प्रेसिडेंट बाइडेन को रेस्क्यू किया, क्योंकि वो जब अपने सेंटेंसेस मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे तो वो फौरन थैंक यू करके तो वो उनको रेस्क्यू करते रहे। आज बाइडेन साहब बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे कोई रोबोट बोल रहा है, हैवीली ड्रग्ड लग रहे थे। और उनके उनके हालात जो थे, उनके चेहरे से अय्याह थे कि उनके जो उनकी सेहत जो है उन सारी चीजों को इजाजत नहीं देती। यहाँ पे ये भी बताना मैं देखने वालों को चाहूंगा कि यहाँ पे हर शख्स के जबान ज़द आम है यहाँ पे कि आज भी कंट्री जो है उसको ओबामा चला रहे हैं। जो इस वक्त कैबिनेट अगर देखी जाए तो वो ज्यादा के से ज्यादा वही लोग हैं जो बराक ओबामा के पीरियड में उनके साथ एडवाइजर थे या उनकी कैबिनेट में थे। अब इस पे जो मैं 8 पॉइंट इनको मैंने जो नोट किए हैं, सबसे पहला जो सवाल उन्होंने किया इकॉनमी से रिलेटेड था, वैक्सीनेशन के। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते रहे हैं कि मैं अच्छी इकॉनमी छोड़ के गया था, और लेकिन उसमें जो बाइडेन कहते रहे हैं कि मुझे इकॉनमी बुरी मिली, मैंने इनहेरिटेंस की थी कोविड की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से। इन्फ्लेशन डिस्कस किया जाता रहा इसके ऊपर। सबसे ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमले किए वो ज्यादा के ज्यादा, एक तो अफगानिस्तान की डिफीट, और उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स, वो उनके मुताबिक 18 मिलियन के करीब जो इलीगल, बल्कि वो बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते थे क्रिमिनल, और लोग जेलों से निकल निकल के, पागल खानों से लोग निकल निकल के आ रहे हैं, और इस वक्त वो बच्चियों को रेप कर रहे हैं। बार बार वो इस्तेमाल करते रहे अपनी डिबेट के दौरान। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अबॉर्शन था। अबॉर्शन जो इस वक्त बड़ा कंट्रोवर्सल था। आज एक बात ये हुई है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हमेशा इसको अवॉइड करते रहे, आज उन्होंने इस डिबेट के अंदर अपनी पोजीशन को वाजे किया है कि ये मैटर वो स्टेटों पे छोड़ना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर इसको हैंडल करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना हमला जो किया जो बाइडेन पे, उन्होंने हमला ये किया था कि ये 9 महीने का बच्चा की प्रेगनेंसी के दौरान भी मर्डर करते हैं डेमोक्रेट, और वो बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते रहे कि डेमोक्रेट्स दे आर रेडिकल्स इन दिस एट दिस पॉइंट। उसके बाद अगर देखा जाए, जो बाइडेन ने एक दफा कहा है कि हमने टेररिज्म को, हमने उसामा बिन लादेन को मारा, हमने ये किया, और उन्होंने बिलखसूस ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब क्रिमिनल लोग टेररिस्ट आते रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में, और उन्होंने 3 हमारे फौजियों को मारा था, तो उसका जवाब बड़ी सख्ती से उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अल बगदादी को, सुलेमानी को मारा था, उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। उससे अगली जो बात उन्होंने, अगला टॉपिक उन्होंने पिक किया था, वो रशियन वॉर थी कि रशिया इस वक्त गाजा के अंदर, यूक्रेन के अंदर कर रहा है। तो उस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमला किया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से जिस तरीके से ये अपने बच्चों की डेड बॉडियां, यंग मरीन्स की डेड बॉडियां जब वहां से लेकर ये निकले थे, तो वहां से पुतिन ने अंदाजा लगा लिया था कि ये कमजोर हो चुके हैं। वो कहते हैं इसी कमजोरी की वजह से उसने फायदा उठाया और यूक्रेन पे हमला कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर जो है वो यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। बल्कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि यूलेंस्की एक अच्छा सेल्समैन है, जब भी अमेरिका आता है बोरियों के हिसाब से डॉलर यहां से ले जाता है। 66 बिलियन अभी रिसेंटली दिए गए हैं। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको कहते रहे हैं कि हमारे दरमियान समंदर है, अटलांटिक है, हमें खतरा नहीं है, यूरोप को ज्यादा हमला खतरा है। और यूरोप की अभी तक इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 100 बिलियन की है, जबकि हम लोग जो है 200 बिलियन दे चुके हैं। उसके बाद जो चौथा टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया वो जनवरी 6 का था। जनवरी 6 को भी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने डाज कराने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो कहते रहे हैं कि मैं लोगों को कहता रहा हूं कि पीसफुल रहो और पीसफुली एंड पैट्रियाटिकली एहतजाज करो, आप वायलेंट ना हो। और उन्होंने बार बार नैन्सी पेलोसी और जो डीसी की मेयर है उसको तनकीद का निशाना बनाया कि मैं 10,000 फौज भेजना चाहता था उस दिन, लेकिन उन्होंने इनकार किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को पकड़ा गया है, जो पैट्रियाटिक लोग हैं उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, 18-18 साल की सजाएं उनको दी गई हैं। लेकिन पोर्टलैंड के अंदर और मिनेसोटा के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा जो कुछ करती रही है वो किसी को नहीं पकड़ते। और बिलखसूस उन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि जनवरी 6 की जो इंफॉर्मेशन थी, जो कंप्यूटर वीडियोस मौजूद थी, उसको डेमोक्रेट पार्टी के जो हमायती लोग थे उन्होंने डिलीट किया। उन्होंने बार बार कहा ये क्रिमिनल एक फेंस था। इस पे, इसी टॉपिक को जब डिस्कस किया जा रहा था, तो जो बाइडेन ने हमला किया कि यू आर कन्विक्टेड फेलन, जिसको रिबट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि योर सन इज अ कन्विक्टेड फेलन एट द सेम टाइम। और तुमने $1 बिलियन यूक्रेन से लेकर, जो जिसकी वीडियो मौजूद है जिसमें बार बार वो कहते थे कि प्रोसिक्यूटर को चेंज किया जाए। उसके बाद अगला टॉपिक जो है, उन्होंने मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और काले अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया गया, जिसका डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जो इस वक्त 18 मिलियन लोग बाइडेन की वाच पे यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी वजह से कालों से भी जाबे वो ले छीन रहे हैं और हिस्पैनिक की जाबे जा रही हैं। और बार बार उन्होंने 2-3 दफा एक लफ्ज को बार बार रिपीट किया कि मैं सियासतदान नहीं हूं, ये सियासतदान है, मैं सियासतदान नहीं हूं। बार बार उन्होंने इस पे बात की। अगला जो टॉपिक था, 7वें नंबर पे टॉपिक जो था वो चाइल्ड केयर का था कि इस वक्त $1100 पर महीने का, $11,000 पर ईयर का एक एवरेज बच्चे का चाइल्ड केयर पे जाता है जिन्होंने जॉब करनी होती है। तो उसके ऊपर डिस्कस किया गया। ओपियोइड क्राइसिस जो इस वक्त नशा है उसको डिस्कस किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको बार बार उसमें कहते रहे हैं कि ओपियोइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जो इस वक्त बॉर्डर है हमारा, वहां से जो इलीगल लोग आ रहे हैं वो नशा लेके आ रहे हैं। जो अगला नवा टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया था वो इनकी सेहत के बारे में था। और दूसरा जो टॉपिक उन्होंने खास कर जो बार बार जो पूछना चाहते थे CNN वाले कि आप इलेक्शन के रिजल्ट को इस्तेमाल, आप उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। 2-3 दफा कहने के बाद उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, जो मैं भी एग्री करूंगा। उन्होंने कहा कि फेयर, फ्री और लीगल अगर इलेक्शन हुए तो मैं उसका रिजल्ट जो है वो उसको कबूल करूंगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कंट्री डिवाइडेड है। आधा कंट्री समझता है कि 2020 के इलेक्शन उनसे चोरी किए गए थे मेल इन वोटिंग की वजह से और कोविड के बहाने से। फिर उसके बाद उनकी सेहत के बारे में बात की गई, तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं तो 2 गाफ की चैंपियनशिप खेल चुका हूँ, अभी 250 यार्ड्स तक की ड्राइव करता हूँ। जो बाइडेन ने कहा कि मेरा हैंडीकैप 6 था, स्टिल आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट, जिस पे उन्होंने कहा कि आप नहीं हो सकते, यू आर लाइंग, यू आर नॉट। और जो सबसे ज्यादा बड़ा हमला उन्होंने किया कि इस बंदे की वजह से शायद दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में चली जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत कमजोर और लाचार नजर आ रहा है। अब आज की जो इस डिबेट पे जो मैं आखिरी इस पे कमेंट्स ये देना चाहूंगा चीमा साहब,
आज की जो इस परफॉर्मेंस है, इस पे दो लोग बड़े खुश होंगे और दो एक एक ग्रुप बड़ा नाराज होगा। खुश होने वाले ग्रुप में हमारे पुतिन है, वो खुश होंगे। प्रेसिडेंट शी जो है चाइना के, वो देख के खुश होंगे कि बाबा बाइडेन जो है वो बिल्कुल उसके हालात पतले हैं। और यही अगर जीता तो हम जो मर्जी करते फिरें दुनिया के अंदर, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तीसरा, इस पे जो खुश होंगे वो मेरे पीटीआई हम्म। लपाड़े खुश होंगे, और आज के बाद वो प्रेडिक्शनें शुरू कर देंगे कि अगले महीने मुर्शद जेल से बाहर आ जाएंगे, या उससे अगले महीने जेल से बाहर आ जाएंगे। जिस तरह आपको हमेशा वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फूफड़ है उनका, और वो आते ही पाकिस्तान के हालात भी तब्दील हो जाएंगे। मुर्शिद और पीरनी जो है वो काले बकरों के पास वापस आ जाएंगी, और दे दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि, और दूसरा तीसरा जो परेशान है आज डेमोक्रेट पार्टी, और बराक हुसैन ओबामा बहुत परेशान है आज। CNN ने थोड़ी देर के लिए ये पोजीशन ली थी कि पुअर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद शायद पीछे से किसी ने इशारा किया होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए, और इस वक्त फोकस जो है कर रहे हैं वो CNN बार बार कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहा है, उसके डाटा नंबर्स ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिको के एक खबर को लेकर जो मैंने ट्वीट किया, उसका इन्वान था बाइडेन टोस्टेड। तो अगर देखा जाए तो बाइडेन, अगर देखा जाए तो आपने कई दफा उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी कि वो स्टेज पे दो बंदे उनको लेकर चढ़ते हैं और चार लेकर नीचे उतरते हैं, उनके हालात जो है वो खराब हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के आइडियल प्रेसिडेंट यही हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बराक हुसैन ओबामा हैज प्रैक्टिकली बिकम अ किंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 12 साल एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, स्टेट डिपार्टमेंट को, पेंटागन को, CIA को, FBI को, वो वाकई ही हकीकतन वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो किंग बन जाता है। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेट्स को ये सूट करते थे बाबा जी, कि बाबा जी जो उनके सामने पेपर रखा जाता था उस पर अंगूठा लगा देते थे। तो शायद अगले टर्म के लिए भी वो देखें। लेकिन आज कुछ थोड़ी देर के लिए आज CNN पे कुछ डेमोक्रेट जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये बात करनी शुरू की दोबारा कि मे बी वो कैंडिडेट, और पहले भी ये चैटर चल रहे हैं कि जो DNC होगा, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होगा, उसमें हो सकता है ये कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम को नॉमिनेट कर दे और कहें बाबा जी से बात है। और उसके लिए तैयारी की थी, डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयारी की है। उन्होंने न्यूसम को गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, लेकिन तार साहब इसी पे गवर्नर ये जो गैविन न्यूसम, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की है कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस से जो है ना वो जज नहीं किया जा सकता। सो इट मींस कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेट जो एस्टैब्लिशमेंट है वो समझती है कि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। उन्होंने कहा सिर्फ एक परफॉर्मेंस से आप जज नहीं कर सकते, और हम एक परफॉर्मेंस की वजह से अपनी जो वी कैन नॉट टर्न आवर बैक टुवर्ड्स बाइडेन, दिस इज व्हाट ही सेड। सो इट मींस, और इसी तरह तारड़ साहब जो कि अमेरिकी वो एक CNN के हैं, जॉन किंग, उन्होंने भी कहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्लॉट कर रहे हैं कि इंटरवीन किया जाए और बाइडेन को रिमूव किया जाए। तारड़ साहब रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर ये सवाल आता है कि रिमूव कैसे किया जा सकता है, बिकॉज ही इज अ सिटिजन प्रेसिडेंट। उसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट इज नॉट हेल्थ के वाइज उसकी अगर परमिट ना कर रहा हो तो ही कैन नॉट विन। तो वो कोई भी डॉक्टर लिख के कह सकता है कि बाबा जी तो जी सो जाते तो उठते ही नहीं। बाबा जी हैरिस बनेगी प्रेसिडेंट फिर नहीं, फिर उसमें नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो पास अवे हो जाते हैं तो फिर बनते हैं, या इंसैनिटी की हद तक चले जाते तो फिर वाकई कैमला हैरिस बनेगी। यहाँ पे ये जरूर आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो एड भी चला रहे हैं कि इस वक्त जो बाइडेन को वोट देना दर हकीकत यही है कि कैमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाना है। उनका अंदाज, वो इशारा इस तरफ करते हैं कि अगर इस दफा आपने बाइडेन को वोट दिया और ये इलेक्शन जीत गया, और ये अपने टर्म्स के अंदर अल्लाह ना करे अगर फौत हो जाते हैं, तो फिर कैमला हैरिस ऑटोमेटिकली कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वो लोगों को बताते हैं कि फार यू विल गेट इनटू द बिगर प्रॉब्लम और बिगर इशू, क्योंकि कैमला हैरिस के बारे में भी कोई लोग जो है वो अच्छी ओपिनियन नहीं रखते। लोग अक्सर कहते हैं कि शी इज द वर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सो फार। वाकई ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल चीजें कह देती हैं कोई, और मैं काफी अरसे से वैसे उनको जानता हूं, सिंस शी वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया, मेरी मुलाकातें उनके साथ रही हैं। लेकिन शी इज अ डियर टू बराक ओबामा। इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि बराक ओबामा इज अ डेमोक्रेट गॉड,
वो सारे शार्ट्स वही पार्टी के वही शार्ट्स कॉल करते हैं और कंट्री के भी शार्ट्स वही जो इस वक्त कर रहे हैं। और जो कैमला हैरिस है, शी इज वेरी डियर टू बराक ओबामा। तो उस वजह से आजकल मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं। अगर ट्रूली देखा जाए, आज मैंने जो इस पे जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि आज इस डिबेट की जरूरत नहीं थी। उनका इशारा यही था कि बाइडेन की अपनी परफॉर्मेंस 4 साल की is everything. In the presence of that performance, you don't need that debate. उसकी वजह ये है, अगर देखा जाए तो हालात वाकई ही इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के खराब हैं, पूरी दुनिया के खराब हैं। और मैं ब्लेम करूंगा बार बार कि अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया का बैलेंस खराब है। और पुतिन और प्रेसिडेंट शी, उनकी लॉटरी निकली है। उन्होंने बहुत अरसा पहले बराक ओबामा को टेस्ट कर लिया था सीरिया के अंदर और इराक के अंदर। उन्हें पता था कि ही इज नॉट अ फाइटर, ही कैन नॉट फाइट। जब आप, और बिलखसूस ये भी आपको बताना चाहूंगा विद रेफरेंस के बराक ओबामा के पीरियड में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को बंद किया गया था। और कई इंटरनेशनल मिलिट्री बेसिस जो बंद की गई थी, वही बेसिस बाद में चाइना ने लीज पे ले ली थी। तो जब इस तरह की हरकत प्रेसिडेंट करते हैं तो कंट्रीज अल्टीमेटली उनको सीख लेते हैं। वो तो यहां तक है कि लोगों के उनके पेडिग्री और डीएनए तक टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी, एबिलिटी क्या होगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि प्रेसिडेंट शी और पुतिन मेरे ख्याल में शैंपेन या कोई अच्छी सी वाइन पी के सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और मेरे लौंडे लपाड़े भी छलांगे मार रहे होंगे, बकरे बुला रहे होंगे। लेकिन आज बराक हुसैन ओबामा परेशान होंगे, अपने प्लान बी पे जा रहे होंगे। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने न्यूसम को कहा था कि प्रेसिडेंट शी से मिलके जाके उनसे परमिशन लेकर आप आए वहां से, और परमिशन लेकर आए थे। और उसके रिजल्ट में ये हुआ था कि प्रेसिडेंट शी जब अमेरिका आए थे तो वो वॉशिंगटन डीसी नहीं आए थे, वो कैलिफोर्निया आए थे। तो दर हकीकत उन्हें वहां से अप्रूवल हासिल है न्यूसम को चाइना की तरफ से। और मेरे ख्याल में इस पे आज रात को या कल 2-3 दिनों में ओबामा अपने जो क्लोज साथियों के साथ मशवरे कर रहे होंगे मेरे ख्याल में, टू गो इनटू द प्लान बी। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि वो जिस तरह डीएनसी के अंदर डेमोक्रेट नेशनल पार्टी में आसानी से हो सकता है कि कैंडिडेट को रिप्लेस किया जा सके, सेहत का बहाना करके या कोई और बहाना करके। डॉक्टर साहब, ये बातें तो हैं, लेकिन जारी बात है, आपको नहीं लगता कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह सेहत का बहाना करके या वट एवर कैपेसिटी में डेमोक्रेट्स अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बदलते हैं, तो ट्रम्प साहब तो जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, उनके ऊपर केसेस हैं, एक पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है, एक वो जिस तरह वो इज ऑलरेडी, जिसे उनको पसंद किया जाता है अमेरिका के अंदर कि वो जिसे वो कहते थे ना, ही वाज एन आउटसाइडर, वो पॉलिटिशियन नहीं था। तो आपको लगता है कि वो जो विक्ट्री है वो ट्रम्प के लिए हो सकती है? लेकिन एक सेकंड बात बताइएगा, जो केसेस हैं उनके ऊपर, ये भी तो हो सकता है कि इन केस ट्रम्प विंस द इलेक्शन समवेयर केसेस इस तरह आ जाएं कि वो उनको रिमूव किया जा सकेगा, या कि आप समझती हैं व्हेन ही इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ही विल हैव द इम्यूनिटीज? इम्यूनिटी, और दूसरा ये भी बात पिछले दिनों में निकल चुकी है कि वो खुद इलेक्शन जीत के हो सकते हैं, अपने आप को पार्डन कर दें। दूसरा मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि आज भी उन्होंने इलेक्शन में बात की, आज भी उन्होंने डिबेट में भी बात की है कि इतने ज्यादा इलीगल लोगों को बुलाने का सिर्फ यही मकसद है कि वोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी अपना, ये अमेरिका को एक वन पार्टी रूल बनाना चाहते हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि 12 साल के अंदर इस वक्त अगर या तो मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, आज भी पोल जो है, सारी दुनिया परेशान है कि पोल बराबर किस तरह आ रहे हैं दोनों के, पोल किस तरह, इन्फ्लेशन से दुनिया फड़क रही है यहाँ पे चीमा साहब, इतनी इन्फ्लेशन है आप सोच नहीं पा रहे। मेरे अगले दिन मैं किसी के साथ एक डिनर टेबल पे बैठा था, उनके 72 पापाज चेन है चिकन के, 72, वो रो रहा था कि काम करने के लिए बंदा नहीं मिल रहा है अमेरिका के। जहाज गिर रहे हैं, जहाजों के दरवाजे खुल रहे हैं। बोइंग के 2 विसल ब्लोअर्स को मर्डर कर दिया गया है। एक विसल ब्लोअर को मर्डर से पहले उसने आके स्टेटमेंट दी थी, इंजीनियर था बोइंग का, उसने कहा था कि ड्यूरिंग द लंच ब्रेक ये सारे इंजीनियर बाहर जाके वीड गांजा पीते हैं और अंदर आकर वही सेंसिटिव काम करते हैं, जिसकी वजह से बोइंग के जहाज गिर रहे हैं, कभी टायर गिर रहा है, कभी खिड़की खुल रही है, कभी दरवाजा टूट रहा है। तो अमेरिका के हालात इन्हें पता है, एमिनिशन इनके पास नहीं है अपनी आर्मी को देने के लिए भी। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगले दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि आज अगर अमेरिका का कोई शिप कैरियर अगर खराब होता है तो 3 महीने उसको रिपेयर के, 3 महीने का पीरियड है, नया शिप बनाने की सलाहियत अब अमेरिका के पास नहीं है।
अब वो चाइना में 51% शिपिंग सारी की सारी मैन्युफैक्चर चाइना के अंदर हो रही है। तो ये सारी चीजें लोगों को पता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पोल करने वाले भी सारे लिबरल हैं, डेमोक्रेट हैं, और उसके बाद न्यूज मीडिया जो है वो भी इनको शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि बराक हुसैन ओबामा, मैं समझता हूं कि इज अ वेरी जीनियस मैन, उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविस्ट को पोस्ट कर दिया है। कभी मैं आपके देखने वालों के उनको फूड फॉर थॉट दूंगा, टोनी बिल्किन के बारे में कभी देखिएगा, ही इज एन एक्टिविस्ट, इज नॉट अ सियासतदान। पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियन को होना चाहिए, एक्टिविज्म का कोई काम नहीं है, एक्टिविस्ट है। तो उन्होंने 14 साल के अंदर FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और पेंटागन, हर जगह पे उन्होंने एक्टिविस्ट को प्लांट कर दिया है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर जीत भी जाए, पहले तो जीतना बहुत मुश्किल है इस सारी चीज, बल्कि यहां तक लोग कहते हैं कि अगर इन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला, ये हो सकता है दंगे शुरू करा दें, ये हो सकता है कोई बिग फ्लॉयड निकाल लें कहीं से दोबारा और फिर ये अटैक करने शुरू कर दें, अमेरिका जलाना शुरू कर दें। चले वो ना भी करें, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं तो वो जो 12 साल के अंदर जो एक्टिविस्ट उन्होंने प्लांट किए हैं, वो सिस्टम से किस तरह निकाल पाएंगे? आधा कंट्री आज जो है, मैं हैरान हूं, आधा कंट्री आज किसी ने कहा है कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त अमेरिका के हालात हैं, अगर इसके बावजूद अमेरिका जीतता है तो फिर इससे बड़ी डम कौम दुनिया में, बेवकूफ कौम नहीं देखी जा सकती जो अमेरिका के हालात है। चीमा साहब, इस वक्त अगर बताया जाए तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में बार बार कहा है कि जो इलीगल लोगों को आपने लग्जरी होटलों में रखा हुआ है, $11,000 पर मंथ एक इलीगल बंदे पे खर्चा आ रहा है, $11,000 उनको लग्जरी होटलों में रखा गया है, 3 टाइम का मील दिया जाता है, फिर लॉन्ड्री कराते हैं और $1,000 जेब खर्च दिया जाता है हर इलीगल आदमी को, और उसकी हेल्थ भी इनकी जिम्मेदारी है, और उनके बच्चों का मेडिकल भी इनकी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों की तालीम भी इनकी जिम्मेदारी, और $18 मिलियन सिर्फ बाबा जो के वाच के ऊपर लोग एंटर किए हैं। जो 15-20 मिलियन जो पहले यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड थे, वो अलग मौजूद है। हालात ये आ चुके हैं कि अगर उनको कहा जाए इलीगल, तो जो आपके डेमोक्रेट एक्टिविस्ट है वो आपके गले पड़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं इलीगल ना कहो, एवरीबडी इज लीगल, दे आर अनडॉक्यूमेंटेड। सबसे बड़ी जहां ये जाके रहते हैं, उन शहरों का नाम है सेंचुरी सिटीज, सेंचुरीज। और कल की बात यह है कि पिछले हफ्ते में एक तो सबसे बड़ी बात, न्यूयॉर्क के अंदर 200 पुलिस वाले हर महीने रिजाइन कर रहे हैं, और परसों की बात है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से उन्होंने उसकी गाड़ी छीन ली है, और उनके पास असला क्या था? मशीन गन थी। इससे महीना दो पहले प्रेसिडेंट की पोती पे के ऊपर जिसकी सीक्रेट सर्विस की ड्यूटी थी, उसकी गाड़ी गन पॉइंट पे वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से तकरीबन 5 ब्लॉक के फासले पे छीन ली गई थी। और यहां पे इस वक्त अगर गन के साथ अगर आपकी गाड़ी को छीन ले, तो ये लिबरल और मेरे डेमोक्रेट भाईजान क्या कहते हैं? कहते हैं ये कार जैकिंग नहीं है, ये जॉय राइडिंग है। जॉय, ये जब टीनेजर बोर हो जाते हैं, अगर आपसे गाड़ी छीन ले तो उनको गाड़ी दे दें, ये थोड़ी देर चला के भगा के तोड़ ताड़ के आपको वापस दे देंगे। इसमें क्या हर्ज है? ये बोर है बच्चे, कोविड के बाद ये बच्चे बोर हो चुके हैं। आप यहाँ चीमा साहब मौजूद थे इस वक्त, मैं जिस जगह बैठा हूं ये तो गाजा है, ये तो बिल्कुल गाजा है जिस जगह मैं बैठा हूं। इस वक्त तो गोलियां चल रही हैं, रात का टाइम है, बिल्कुल इस वक्त घर से निकलना मुनासिब नहीं है। लेकिन चीमा साहब, आप इस एरिया में रहे हैं, वर्जीनिया का एक बहुत पॉश एरिया था, टाइसन गैलरिया उस माल को कहा जाता है, टाइसन गैलरिया, वॉशिंगटन डीसी से 25 मील बाहर है। दिन दिहाड़े शनेल का स्टोर रात किया गया, आप गूगल कर सकते हैं, शनेल का स्टोर दिन दिहाड़े रात किया गया, और किसी की सेहत पर कोई असर नहीं। ये आजकल ये जो लिबरल है, 2 चीजें प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ पुलिसिंग, कहते हैं जी अपने आप को खुद बचाओ, पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज ये बार बार प्रमोट करते हैं, कहते हैं जो चीज कोई चोरी करना चाहता है उसको चोरी करने दे, उसको जरूरत है उसको दें, आप अपने कपड़े उतार के दे दें, अपनी गाड़ी दे दें, अपना घर दे दें, इनकी जरूरत है इनकी। चले चीमा साहब, फिर मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है चीमा साहब, जब कौमें तबाह होती हैं उनको एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होती, इंटरनल वहां पे जो लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं वो कहते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। ये जेटों से उतरते हैं, इनके विलास, इनके मेंशंस होते हैं, लेकिन गाड़ी इलेक्ट्रिक चलानी है, गाड़ी कहते नहीं, एनवायरमेंट को बचाना है, चाहे आप जेट से उतर के आए हो। चीमा साहब, ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है। वो दुनिया में जहां भी किसी को मैंने जिंदगी में बड़ी दफा कानून को भी पढ़ा है,
चोरी की डेफिनेशन क्या है? वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चोरी करेगा, ये इंसानी जिबिल्लत है। डाका मारेगा। देखिए सड़क के ऊपर सोना पड़ा होगा, कितने लोग गुजर जाएंगे सर नीचे करके, कोई ना कोई उठा लेगा, पहला छोड़ेगा, दूसरा नहीं तीसरा उठा लेगा उसको। तो बिल्कुल इसी तरह हालात हैं। अमेरिका इस वक्त फ्री फॉल पे है और ये कौम चाहती है कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, और इसका फायदा उठाएंगे। भारत उठाएगा, उठा रहा है, चाइना उठाएगा इसका फायदा, और रशिया उठाएगा। तार साहब, ये जो अमेरिका कंफ्यूज सिग्नल्स भेज रहा है कि ट्रंप आ जाएगा, बाइडेन आ जाएगा, बाइडेन बीमार है, ट्रंप क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है, दुनिया के लिए क्या जो है वो सिग्नल्स हैं इसके लिए? सिग्नल एक आज तो हम डोनाल्ड यूरोप ट्रंप यूरोप के लिए तो सिग्नल्स ये हैं कि यूरोप ऑलरेडी परेशान है। कि आपको याद होगा बाइडेन साहब ने कहा था जब वो पावर में आए 2000 में कि जी अमेरिका इज बैक। हमारे जैसे ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं। इंडिया तो खुश होगा क्योंकि इंडिया को बाय पार्टिजन सपोर्ट है। अमेरिका के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जिनको बाय पार्टिजन सपोर्ट है। तो बाकी दुनिया के लिए क्या सिग्नल्स हैं ये जो इस दुनिया वक्त के लिए अमेरिका में चीमा हैं? साहब आज सिग्नल ये गए हैं, और ये चीज भी डिस्कस की गई इस डिबेट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने हमलों में बार बार कहा है कि अमेरिका अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट लूज कर चुका है। उन्होंने बार बार कहा है कि दुनिया अब हमसे डरती नहीं है, और उसकी मैं मिसाल भी देना चाहूंगा। चीमा साहब, जब बराक हुसैन ओबामा जब सऊदी अरेबिया जाया करते थे तो इनको रियाज का मेयर रिसीव किया करता था। ये पोजीशन थी, और इसी पे ये खुश है, ये खुश होते हैं, तो कहते हैं ऐसे ही। यहाँ पे क्यूबा के साथ डिप्लोमेसी के लिए यहाँ पे एक अफ्रीकन अमेरिकन रैपर हैं जेजी, उनको भेजा जाता था। बयान से उनकी वाइफ है, उनको कहता था कि आप जाके क्यूबा के साथ अपने हालात ठीक करके। नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेसी में एक अफ्रीकन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनको भेजा जाता। तो फिर ये इसमें चीमा साहब दर हकीकत अमेरिका हैज लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट, नॉट ओबामा पीरियड से रिस्पेक्ट लूज कर रहे हैं। एडवर्सरीज आर नॉट स्केयर, एलाइज आर स्केयर, वो भाग रहे हैं। मैं आपको कई दफा कहा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह जो बीजिंग में हुई थी, that signify everything। और उसके बाद चीजें मुसलसल फ्री फॉल पे इस तरह है कि पेट्रो डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया से एक्सपायर हुआ है, यहां पे सीएनएन ने उसको कवर ही नहीं किया। वो परेशान ही नहीं है बिल्कुल। रशिया क्यूबा में आके नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो परेशान ही नहीं है। वो जून 10 मना रहे हैं और फादर्स डे को मना रहे हैं। चीमा साहब, ये दर हकीकत दुनिया का कसूर नहीं है। मैं जिस तरह आपको अक्सर कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान में भी लोग अपने कपड़ों को खुद ही आग लगा के जश्न मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे भी हालात यही है, यहाँ पे भी हालात। मैथ पढ़ना इन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, कहते मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारा फूफड़ चलाएगा। वो किस तरह चलेगी भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर चलाएगा। कंप्यूटर क्या है? मैथ है। मैथ नहीं पढ़ोगे तो कौन चलाएगा? मैंने आपको बताया था, मैं पीएचडी की गया हूं ग्रेजुएशन पे अगले दिन, तो वहां पे 3 अमेरिकन थे, बाकी सारे के 35 कोई पटेल है, कोई कुछ है, कोई मोहम्मद है, कोई कुछ है। सर वहां अमेरिकन तो है ही नहीं, ये तो पढ़ना छोड़ चुके हैं। मैं हार्वर्ड गया हूं तो वहां पे मैंने सिर्फ चाइनीज और इंडियन ही देखे, मैंने दूसरा तो बंदा वहां देखे कोई नहीं पढ़ते। ये फारग है चीमा साहब इनके बस अब पेट्रोल डॉलर वहां से बंद हुआ है। जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल ली, डॉलर जो है वो 2-2 रुपए का उड़ेगा यहाँ पे। मैं इनको बार बार अमेरिकन को कह रहा हूं, कुछ बात सुनो। तुम्हारे बच्चे या न्यू दिल्ली में उबर चलाएंगे या डोर डैश बीजिंग में करेंगे। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। नहीं सुन रहे बात, नहीं सुन रहे चीमा साहब। बिल्कुल तार साहब, ये बिल्कुल बात तो क्वेश्चन तो आता है कि दुनिया इसको कैसे देखेगी, क्योंकि अगर एक अमेरिका ऐसा जो कि आपस में लड़ रहा है, जिसके अंदर हमें कंफ्यूज सिग्नल्स जा रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम। और हम जो ममालिक यहाँ पे साउथ एशिया में, हम तो बड़े केयरफुली देख रहे होते हैं कि अमेरिका में क्या होगा। यहाँ पे हमारी हुकूमतें देख रही होती हैं, हमारी लीडरशिप देख रही होती है कि अमेरिका में क्या चेंजेस आएंगी, क्या होगा। और अगर इस तरह के कंफ्यूज सिग्नल आए तार साहब, तो हम तो फिर चाइना की तरफ देखेंगे, कोई रशिया की तरफ देखेगा, कोई और खित्ते के ममालिक की तरफ देखेगा, कोई इंडिया की तरफ देख रहा होगा। जारी बात है, इस तरह की चीजें। लेट्स सी इस डिबेट से क्या निकलता है। और लेकिन फिलहाल वो जो जिल बाइडेन है, वो ट्रम्प बाइडेन साहब को स्टेज से नीचे उतार के लेके आ रही थी, तो हर बंदे ने इसको भी कमेंट किया है कि मतलब ही कुडंट वॉक बैक ऑन हिज ओन। तो ये चीजें जो हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेट्स के लिए भी अच्छी नहीं,
हाँ फॉर द वर्ड। और अगले और जो G7 में ऑप्टिक्स चले कि वो इधर देख रहे थे और बाकी इधर, तो ये हेल्थ इश्यूज है। मेरा ख्याल है कि अगर बाइडेन या डेमोक्रेट एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि वो, क्योंकि अमेरिका को चलाना कोई आसान काम तो नहीं, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो अगले 4 साल पूरे 4.5 साल कैसे चलेंगे, इस अ वेरी टफ क्वेश्चन। बट लेट्स सी तार साहब इसमें क्या होता है। लेकिन तार साहब, मीडिया का क्या रिस्पॉन्स है, आखिरी सवाल कर लूं अगर आपसे। एक तो CNN है ना, MSNBC है, फॉक्स है, बाकी चैनल्स हैं या प्राइवेट हैं, सोशल मीडिया, व्हाट इज द मीडिया रिएक्शन ऑन सीमा दैट इन साहब, जो MSNBC और आपने बात की है वो सारे आपको पहले पता है लेफ्ट साइड के हैं। वो उन्होंने एक दफा थोड़ा सा उन्होंने इसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े सेकंड्स के लिए उन पे सुर्खियां चली थी कि इट्स नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन फौरन साथ ही पीछे से उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इस वक्त वो सारे के सारे इस वक्त बैठ के, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन पोस्ट पे मैं गया था अभी, उन्होंने उस पर आर्टिकल लिख भी दिया है कि 5 टेक्स आउट ऑफ दिस डिबेट, और वो सारे के सारे they are criticizing Donald Trump for his lies और उसके जो डाटा को बातें कर रहे हैं, और सारे के सारे सपोर्टिंग कवरिंग। मैटर ऑफ फैक्ट वो डैमेज कंट्रोल होता है ना, सारे अभी लॉबी शुरू कर दी है उन्होंने व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने की और बाइडेन को प्रोटेक्ट करने की, जिस तरह वो उनका स्टाइल है। फॉक्स है वो थोड़ा सा कभी लेफ्ट पे जाता है। मैंने देखे हैं कुछ लोग, उन्होंने इस वक्त जो एनालिस्ट थे उन्होंने कुछ डेमोक्रेट बिठाए हुए थे, एक कांग्रेसमैन, एक दो, और दूसरा कुछ लेफ्ट के थे, कुछ राइट के थे, लेकिन अल्टीमेटली वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज डन अ वंडरफुल जॉब। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी दैट्स क्या आता है इसमें से आइंदा, क्या रिएक्शंस आते हैं। अभी तो डिबेट हुई है, और डेमोक्रेट पार्टी क्या सोचती है, मीडिया क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।